और ब्रेकफास्ट में फिर छोले भटूरे खा लिए जाए। बिल्कुल आप खा सकते हो, मैं तो ये कहती हूँ कभी भी खा सकते हो। एबीसी जूसेस आजकल बहुत चले हुए हैं, तो ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं? ये बड़े जल्दी हाइप क्रिएट करते हैं, आपका हुँ, अटेंशन जल्दी ले लेते हैं। आपने बोला एबीसी, अब हुँ। एबीसी लोग जल्दी से सर्च कर लेंगे। ये क्रैश डाइटिंग एक्चुअली होती क्या है? क्रैश डाइटिंग बनती है क्विक वेट लॉस के लिए, तो मील स्किप करना इज़ राइट थिंग और नॉट? कि मील स्किप करने से हमको जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, ये बैकफायर भी कर सकता है। वेट लॉस का अगर प्रेशर होता है, तो मेंटल स्ट्रेस भी होता है। नहीं, वो पतला रहना, पेट बाहर नहीं आना चाहिए, मैं डेनिम में सही लगनी चाहिए। खाने से डरिए नहीं, खाने से वजन नहीं बढ़ता है। खूब ज़्यादा खाना तो खा लेंगे, वो बाथरूम में जाके डेलिबरेटली वॉमिट करने की कोशिश करती है। तो वो खाना खाया क्यों? देखो टेस्ट सबको चाहिए, ज़बान नहीं रुकती है, तो खाना खा लिया, अब खा लिया, अब गिल्ट आ गया, तो ये होती बुलिमिया। आपके कोई क्लाइंट्स आए हैं? यंग लड़की 21, पूरे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, बाल देखो, बाल बिल्कुल खराब हो गए, लिम्प बिल्कुल जान ही नहीं है। तो ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि जब कोई ढंग से नहीं खा रहा है। वो अपनी मम्मी के पास पड़ी है कि मुझे आप ओज़ेम्पिक कर दिलवा दो, मेरे को तो वज़न कम करना है। सोशल मीडिया का आजकल जो क्रेज़ है, उसकी वजह से कैसे ऑप्ट करें कि हम सही डायरेक्शन में जाएँ अपने डाइट के लिए? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं। आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी ले सकता है। आप खाते हो छोले भटूरे? बहुत बहुत खाते हो लगता मतलब नहीं है। मतलब मैं खाती हूँ। कोरियन ग्लास स्किन की बहुत बात हो रही है, लोगों को चाहिए एकदम शाइन करती हुई स्किन। तो ये कैसे मिलती है? कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। ये तो सबको ही पता है, किसको नहीं पता है, और हर कोई लगा हुआ है अब कि किसी तरह से जो आपका वज़न ज़्यादा है उसको कम कर लिया जाए और क्विकली कर लिया जाए, फटाफट से कर लिया जाए। शॉर्टकट वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी खाने को लेकर बहुत कुछ हमें समझना अभी भी बाकी है। इसीलिए हमारे साथ हैं आज मितुषी। मितुषी, थैंक यू सो मच, हमें आपने टाइम दिया, और यहाँ पर बहुत सारे थैंक यू। सवाल हैं, बहुत सारे मिथ हैं खाने को लेकर के, ख़ास करके क्योंकि आपको जब वेट लॉस की बात होती है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि हर एक जो भी आप फूड खा रहे हो, जो भी चीज़ें आपको किसी ने बता दी है, रील्स में देख लिया है आपने, तो क्या वो सही तरीका है कि नहीं है। शुरुआत करते हैं क्रैश डाइटिंग से। ये क्रैश डाइटिंग एक्चुअली होती क्या है? इसको समझते हैं पहले, और उसके बाद समझते हैं कि क्या ये काम करती भी है कि नहीं करती है? तो क्रैश डाइटिंग काम करती है। हुँ, ओके, अगर मैं बोलूँ क्रैश डाइटिंग होती क्या है, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो सकता है वो किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में ज़्यादा हो और किसी में कम हो। हुँ, जनरली क्रैश डाइटिंग बनती है क्विक वेट लॉस के लिए, तो ये काम तो करती है हुँ, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ओके। ये अच्छी भी हो सकती है जब कोई एथलीट जिसको कंपटीशन के लिए जाना हो उनके लिए, कि उनको एकदम से फिजिक सही करनी है, चेंज करनी है, उनके लिए। हर किसी के लिए नहीं होती है, ओके, क्योंकि क्रैश डाइटिंग से वेट लॉस जल्दी हो जाता है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। ओके। तो क्योंकि ये जो आपने बोला कि किसी अगर एथलीट को करना है, जैसे हाँ, मीराबाई चानू का अभी केस आया था, अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उनको अपना एक कैटेगरी में वो वेट लिफ्ट करेक्ट, करती हैं, तो उसे मेंटेन करना था, तो 2 दिन उन्होंने खाना खाया नहीं और पानी भी नहीं पिया। इसकी वजह से उनका जो वेट है वो मेंटेन रहे, और उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर करेक्ट। पाएँ। तो वो एथलीट्स करते हैं। कईयों को करना पड़ता है कि पानी को बॉडी से जितना पानी को आप निकाल सके उतना निकाल लीजिए, तो आप उस सही राइट कैटेगरी में आ सकते हैं हुँ, कंपटीशन के लिए। किसी को मसल्स को एक्सेंचुएट करने के लिए करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो हम लोग ये सब करते हैं। सो ये होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। तो एथलीट्स कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके लिए है, हुँ, वो शॉर्ट पीरियड के लिए उन एथलीट्स के लिए सही हुँ, है। तो हुँ, इसीलिए क्रैश डाइटिंग से रिजल्ट मिलते हैं बट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग हुँ। टर्म नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि डाइटिंग कर लेंगे तो उससे उनका वेट लॉस होने लगेगा। क्या डाइटिंग के साथ एक्सरसाइज़ ज़रूरी है या फिर नहीं? देखिए, डाइटिंग पहले तो वेट लॉस कैसे होता है, कैलोरी डेफिसिट होगा तो वेट लॉस हो जाएगा। ओके। अब वो कैसे भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज का क्या रोल है, एक्सरसाइज आपको डायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प करे ना करे, लेकिन एक चीज में हेल्प करती है, वो है अगर आप स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो एक्सरसाइज में, तो आपकी मसल बचने लगती है।
देखिए, जब हम वेट लॉस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फैट जाए। आप जब वेट लॉस करते हो तो आपका मसल और फैट दोनों जाता है। हुँ, जब आप सिर्फ खाने से उसमें कैलोरी डेफिसिट करके जब आप वेट लॉस करते हो तो मसल और फैट दोनों जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हो तो मसल बच जाती है और जो जाता है सिर्फ फैट जाता है। ओके। और बहुत जनों को इसका भी डिफरेंस नहीं पता कि बोले क्या फ़र्क पड़ता है मसल चले जाए। उसका फ़र्क ये पड़ता है, मसल नहीं जानी चाहिए क्योंकि मसल मेटाबॉलिक टिश्यू है। जितनी ज़्यादा मसल होगी उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हाई होगा, मतलब आप उतना ज़्यादा खाना खा सकते हो। और मसल गिरने का क्या मतलब है? नी पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, नेक पेन, ये सब कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल गिरने लगी है और मसल ही आपके जॉइंट्स पे से प्रेशर हटाती है, तो पेन से दूर रखती है। ओके। और अभी क्या हो रहा है कि लोग मील अपनी स्किप करना शुरू कर चुके हैं। हुँ। जिनको चाहिए कि डाइट करने का सही प्लान नहीं मिल पा रहा है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, या तो वो क्या करते हैं कि एक मील हम स्किप कर देते हैं। हुँ। तो मील स्किप करना इज़ राइट थिंग और नॉट? तो मील स्किप करना सही भी हो सकता है, गलत भी, डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ कोई जना है जो दिन के 7 से 8 बार खा रहा है चाय कॉफ़ी को बिना गिने। हुँ। मतलब चाय कॉफ़ी गिन लें अगर, सॉरी, तो अगर आप देखें कि वो 7 से 8 बार खा रहा है तो उनके लिए मील स्किप करना बेटर है ताकि वो स्ट्रक्चर्ड मील पे आ जाए। लेकिन कुछ लोगों को जिनको लगता है कि मील स्किप करने से हमको जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, ये बैकफायर भी कर सकता है। अगर आप मॉर्निंग के मील स्किप करते हो, रात तक आते-आते इतनी भूख लग जाती है, इतनी क्रेविंग्स बढ़ जाती है कि फिर वो सारा दिन का मील स्किप करा हुआ भी बराबर हो जाता है। तो हुँ, कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस हो सकता है। अब उसमें आप चाहे मील स्किप करें, हुँ, चाहे नहीं करें। हुँ, कैलोरी डेफिसिट राइट खाना खा के भी क्रिएट करा जा सकता है। मील स्किप करना ये ज़रूरी नहीं होता। हुँ। तो डिपेंड करता है कौन कौन कर रहा है मील स्किप। हुँ, हुँ। ये अच्छा, जब भी हम डाइटिंग की बात करते हैं तो उसके बाद कुछ दिन तो हम फ़ॉलो कर लेते हैं, उसके बाद हुँ, आपका वेट जैसे ही आप रुकते हो वैसे ही वेट दूसरी तरीके से बढ़ने लगता है। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप, मैं कहती हूँ, कुछ लंबे टाइम के लिए अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, हुँ, क्रैश डाइटिंग मतलब आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लिया। आपका सपोज मेटाबॉलिज्म 1800 पे चल रहा है और आप उसको ले आए 1000-1200 कैलोरी पे। हुँ, तो 1000 कैलोरी पे अगर आप चलते जा रहे हो तो मेटाबॉलिज्म भी डाउन रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि बॉडी का गोल ही अडेप्टेशन होता है, आप जो कर रहे हो उसके हिसाब से अडेप्ट करना। हुँ, तो 1800 की कैलोरी का आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है 1000 कैलोरी को बर्न करने में। तो जब वो बॉडी यूज्ड हो जाती है फिर आप अपनी रेगुलर ईटिंग पे आते हो, फिर आप वही सोचते हो कि अरे 1800 तो मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, आप 1800 खाने लगते हो, तो वहाँ पे वेट गेन होने लग जाता है। अब दूसरी चीज़ और हुँ, क्या होती है, हुँ। जब आप एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट उस पीरियड में कर लेते हो, एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में मसल भी थोड़ी गिरती है। तो जब अच्छा। मसल गिर जाती है तो मतलब आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्चुअली अब 1800 पे नहीं है, अब शायद वो 1500-1600 पे है। तो आपने वो फैक्टर इन नहीं किया और आप उसकी वजह से वेट जल्दी गेन करने लग जाते हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला मसल इज़ मेटाबॉलिक टिश्यू। जितनी मसल होगी उतना ज़्यादा आप खाना खा सकते हो। अगर मसल गिरने लग गई तो आपका खाना भी कम हो हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ। अच्छा, वेट लॉस का अगर प्रेशर होता है तो मेंटल स्ट्रेस भी होता है और आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, एनोरेक्सिया। या तो ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है और इसको कैसे समझा जाए? हाँ, एनोरेक्सिया ज़्यादातर हम देखते हैं यंग पॉपुलेशन में, क्योंकि उनको चाहिए हमें हमेशा पतला रहना, एंड स्पेशली लड़कियों में दिखेगा ये आपको। क्यों नहीं, वो पतला रहना, पेट बाहर नहीं आना चाहिए, मैं डेनिम में सही लगनी चाहिए, उसको लेके जहाँ पे आपकी बॉडी इमेज का इशू आने लगता है वहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा पूरा टर्म है, हुँ, मेडिकल टर्म है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको खाने से बहुत ज़्यादा फियर बिल्ड हो जाता है, आप अननेसेसरी एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हो, खाने की कोशिश आपको धीरे धीरे खाने से ही डरने लगने लग जाता है कि नहीं हम खाना खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। तो ये होता है एनोरेक्सिया। ये मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें भी एक और लेयर है। पहला है एनोरेक्सिया, जिसमें आपको खाने से डर है। तो वो यंग पॉपुलेशन में क्योंकि ज़्यादा होता है, तो मैं
व्यूवर्स से यही कहूँगी हुँ, कि खाने से डरिए नहीं। इनफैक्ट मैं हुँ, मेरी अभी बुक भी लिखी है फियरलेस डाइट, उसमें हुँ, मैं यही सिखाती हूँ, खाने से डरिए नहीं। खाने से वज़न नहीं बढ़ता है, गलत खाने से और आप ज़्यादा कैलोरी डेफ़िसिट क्रिएट करते हो, उन चीज़ों से वज़न बढ़ता है। तो आपको सही तरीका आना चाहिए खाना खाने का। तो हुँ, सही खाइए, वज़न नहीं बढ़ेगा। अब हुँ, सेकंड चीज़ होती है एनोरेक्सिया के बाद में आता है बुलिमिया। हुँ, उसमें लोगों को ये एनोरेक्सिया के साथ भी हो सकता है और नहीं तो ये स्टार्ट एक्चुअली एनोरेक्सिया भी ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है कि लोग पर्जिंग शुरू कर देते हैं। मतलब खूब ज़्यादा खाना तो खा लेंगे, ठीक है? खाना खा के लड़कियां क्या करती है या कोई भी कर सकता है, वो बाथरूम में जाके डेलिबरेटली वॉमिट करने की कोशिश करती है या लैक्सेटिव लेते हैं, डाययूरेटिक्स लेते हैं कि ये जो खाना है वो निकल जाए और तो उसको। खाना खाया क्यों? हाँ, एग्ज़ैक्ट, तो वो खा लिया। देखो टेस्ट सबको चाहिए, ज़बान नहीं रुकती है तो खाना खा लिया, अब खा लिया, अब गिल्ट आ गया। तो जिससे पहले कि वो पूरा डाइजेशन में जाए लोग वॉमिट करने लग जाते हैं, पर्जिंग करके डेलिबरेटली वॉमिट करते हैं। तो ये होती बुलिमिया। इसी के साथ में एनोरेक्सिया बिल्ड हो जाता है। तो इसीलिए इन स्टेज पे ही मत आओ, आप उतना ही खाइए, सही खाना सीख लीजिए ताकि आपको ये दोनों सिचुएशंस में ही ना आना पड़े। ओके, ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ जेन ज़ी में, मिलेनियल्स में, तो ये इस चीज़ से थोड़े बचें तो अच्छा है क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर आगे चल के प्रॉब्लम देता है आप और। आपके कोई क्लाइंट्स आए हैं आपके पास ऐसे और उनके अगर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो तो यस, बताओ प्लीज़? एक तो है यंग लड़की है 21 की, बड़ी परेशान उनकी मदर मेरे पास आई कि मैम आप मेरी बेटी को खाना खिलाना सिखा दीजिए। अब मैं उनको वीडियो कॉल पे देख रही हूँ, ठीक है? आँखों के सामने पूरे गड्ढे पड़ गए हैं, यंग लड़की 21, पूरे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, बाल देखो, बाल बिल्कुल खराब हो गए, लिम्प बिल्कुल जान ही नहीं है। तो ये टिपिकल सिम्पटम्स होते हैं कि जब कोई ढंग से नहीं खा रहा है। अब वो अ, मीठा खाने का शौक है उनको, तो वो हुँ, क्या करेंगी, सब चीज़ कम दूध का, कम कैलोरी में वो मंक फ्रूट मंगवा के उससे बनवा-बना के खाती हैं। खाना कम खा रही हैं, कैलोरी डेफ़िसिट उन्होंने कर लिया, तो हुँ, उनको आप ये बोलो एनोरेक्सिया, बुलिमिया ये सब वो स्टेज से गुज़र चुकी हैं। हुँ, बस हाँ, तो ऐसे इस तरीके से करके वो इस कंडीशन पे आ गई है, सो मच सो इट गेट ऑन टू हर सो मच कि वो बोलने लगी कि नहीं, मुझे तो आप GLP-1 ड्रग दिलवा दीजिए। वो अपनी मम्मी के पास पड़ी है कि मुझे आप ओज़ेम्पिक कर दिलवा दो, मेरे को तो वज़न कम करना है, जिसमें वज़न इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो ये है ना, एक चीज़ सेकंड चीज़ पे कब पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये ऐसी कंडीशन से थोड़े बचिए क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर है। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे हो तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके सही तरीके से लूज़ कर लीजिए, और नहीं तो मैं कहती हूँ मेरी बुक पढ़िए, हो सकता है आपकी ये डर दूर हो जाए। एक टर्म होता है बिगोरेक्सिया, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और सब चीज़ जो मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये उससे भी कनेक्टेड है। क्या है एग्ज़ैक्टली ये? बिगोरेक्सिया आप ये कह सकते हो एनोरेक्सिया का ऑपोजिट। इसमें ये स्पेशली लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है कि उसमें उनको लगता है उनकी बॉडी इज़ नॉट बिग इनफ, उसमें कि इसको सेकंड वर्ड भी होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया। हुँ, बॉडी इमेज रिलेटेड इशू ही है, लेकिन उसमें उनको लगता है जितनी भी उनकी मसल है ना ये काफ़ी नहीं है। और आप अगर आप और हम उनको देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि कितनी अच्छी बॉडी है, कितनी अच्छी फिजिक है, अच्छी मसल है। ये अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स में भी देखा जाता है। तो उनको ये लगता है कि हमारी मसल काफ़ी नहीं है, उसके चक्कर में उनको भी खाने का डर हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ये सोच के कि मसल अच्छी बन जाएगी। तो ये तीनों मेंटल कंडीशंस हैं जिनसे जेन ज़ी मिलेनियल्स को बचना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगने लगे तो प्रोफेशनल के पास जाइए, थोड़ा-सा अपने आप को हेल्प लीजिए क्योंकि ये वन थिंग लीड्स टू द अदर वाला केस हो जाता है। सिवियर डिप्रेशन में भी इंसान आ सकता है फिर। अच्छा आपको लगता है ऐसा कि जो सोशल मीडिया का आजकल जो क्रेज़ है, उसकी वजह से क्या ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि अभी ये नहीं खाओ, अभी वो नहीं खाओ।
कैसे कैसे ऑप्ट करें कि हम सही डायरेक्शन में जाएँ अपने डाइट के लिए? सोशल मीडिया का तो कंट्रीब्यूशन है ही, क्योंकि हुँ, आज इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है। फिर इन्फ्लुएंसर्स अपनी बॉडी, उनकी बॉडी हम देखते हैं, अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं बॉडी शेप के लिए। तो उनकी मसल्स को बड़ा, वेस्ट को छोटा, ये सब कैमरा ट्रिक्स हैं, लाइट्स का होता है। और ऐसे आजकल तो ऐप्स भी हैं जिससे आपकी बॉडी वीडियो में क्या, पिक्चर्स में, सब में चेंज हो सकती है। तो वो उनकी फिल्टर्ड बॉडी से अपनी आप की ओरिजिनल बॉडी को कंपेयर करते हैं। तो बॉडी इमेज वहाँ से भी बहुत शुरू होती है। हुँ, हम कहते हैं ना, हमारे टाइम पे, आज मैं 48 की हूँ, मैं ये कहती हूँ आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो हम जो वो इस एज ग्रुप में थे, तो हमारे को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। हुँ, हुँ, तो ये जो जनरेशन है, इनको मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को उनकी फिल्टर्ड बॉडी से कंपेयर मत करो। हुँ, ठीक है, अब इससे बचना कैसे चाहिए? इससे बचना आसान भी है। आप इंफॉर्मेशन सारी लो, लेकिन उसको अपने हेड में फिल्टर करो कि कौन आपको जेन्युइन लग रहा है, हुँ, क्या ओरिजिनल बॉडी ऐसी है, हुँ, अगर ऐसी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बच्चे आ जाते हैं और ये सोचते हैं नहीं, हम नेचुरल रह के अपनी बॉडी बनाएंगे। हुँ, कई बार क्या होता है, यू आर पुश्ड इनटू थिंग्स। क्यों? क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में आ गए। अब देख रहे हो जो लोग एनहांसर्स ले रहे हैं या और कोई सब्सटेंसेस ले रहे हैं, उनकी बॉडी जल्दी बन रही है, तो उसके प्रेशर में आके भी बच्चे वहाँ पर पीयर प्रेशर भी उसमें आ जाता है, पीयर राइट। प्रेशर में करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घुस तो गए इस कंपटीशन में। अब कंपटीशन में जीतना भी है, उसके चलते भी बहुत यंग पॉपुलेशन इन चीज़ों में आ जाती है। हुँ, अब अगर ये कोई, लेकिन अगर ये कोई मिडिल एज या सीनियर लोग देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ ये मत समझना कि प्रोटीन सप्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ। प्रोटीन सप्लीमेंट सब्सटेंस नहीं है। आई हुँ, हैव टू क्लैरिफाई। मैं जब बात कर रही हूँ परफॉर्मेंस एनहांसर्स की, वो होते हैं, वो अलग पीईडीज़ होते हैं, एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट या क्रिएटिन वो हुँ, नहीं है, वो ओके। सिर्फ सप्लीमेंट है, वो सब्सटेंसेस नहीं है। तो प्रोटीन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम Absolutely. नहीं है। Protein supplement, creatine actually help. These are just dietary supplements which you can take. अच्छा, अब प्रोटीन लेना कैसे है वो भी थोड़ा-सा समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट भी नहीं करते हैं Hmm. और फिर भी प्रोटीन लेते रहते हैं। वे प्रोटीन्स जो आते Hmm. हैं Hmm. मार्केट में वो भी लेते रहते Hmm. हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इंडियन फूड में अगर हम देखें तो बहुत वेजिटेरियन है ख़ास करके, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो Correct. जाते हैं आपके पास। तो अगर कोई विदाउट लाइक कोई एक्सरसाइज़ के या ऐसे ले रहा है प्रोटीन, तो क्या वो ले सकते हैं और कितना ले बिल्कुल। सकते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी ले सकता है, सो मच सो 60-70 प्लस भी पॉपुलेशन भी ले सकती है। 14-15 एज ग्रुप तक मैं ये कहूँगी, कोशिश आप ये करिए कि आप रियल सोर्सेज से खाना खाइए, प्रोटीन लेने की कोशिश करिए। लेकिन अब एग्जांपल्स हैं, कुछ कोई वीगन है, वेजिटेरियन है, फैमिली वेजिटेरियन है, और बच्चा जा रहा है बॉडी बिल्डिंग में, मसल बनानी है, तो इस केस में शायद उनको भी प्रोटीन सप्लीमेंट अलाउ कर देना चाहिए एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में। हुँ, नहीं तो बस ये देखिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छी क्वालिटी का हो, हुँ, अच्छी वेल टेस्टेड हो, अच्छी ब्रांड हो, वो देखिए, उसका सोर्स पता करिए। ये सब देख के आप प्रोटीन सप्लीमेंट वो भी ले सकते हैं। और जो लोग, ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज करते हैं वो ही ले, हुँ, कोई भी ले सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट। हर वो इंसान ले सकता है जिसको लगता है कि मेरे प्रोटीन टारगेट दिन भर के मीट नहीं हो रहे हैं। ओके। जैसे जैसे मैंने बोला, वेजिटेरियन, वीगन, ये परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटीन अगर आपको खाना है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो प्रोटीन सप्लीमेंट एक कन्वीनियंट सोर्स हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी, किसी के लिए भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी ज़्यादातर डाइट में प्रोटीन रियल सोर्सेज से आए, और हमारा जो भी गैप हो वो प्रोटीन सप्लीमेंट से पूरा हो जाए। तो कोई भी ले सकता है, 40, 50, 60 एज प्लस कोई भी ले सकता है। ओके। और हुँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज के बाद हो। जिस भी मील में आपको लगता है मेरा प्रोटीन नहीं है, हुँ, उसमें आप, ज़रूरी नहीं है पूरा एक स्कूप लो, आप हाफ अ स्कूप भी ले सकते हो, 1/4 भी ले सकते हो।
तो ज़रूरत के हिसाब से आप उन्हीं स्कूप्स को उसी डोज को स्प्लिट भी कर सकते हो। ठीक है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, अगर उन लोगों को प्रोटीन ले रहे हैं वो, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम? क्या पहले वर्कआउट से प्रोटीन लेना चाहिए या फिर बाद में आकर के लेना जैसे चाहिए? मैंने कहा प्रोटीन सप्लीमेंट कभी भी ले सकते हैं। जैसे जो लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं, हुँ, उनके पास रियल खाना को डाइजेस्ट करने का पूरा टाइम नहीं होता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ट्रेनिंग पे ना खाली पेट मत जाइए, कुछ खा लेके जाइए। अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स लेके जाएंगे तो आपका एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। फिर उसके साथ अगर आप थोड़ा प्रोटीन ले लेते हो ना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन कर रहे हो, तो आपका मसल ब्रेकडाउन भी कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे में वो वर्कआउट के पहले भी 1/4 से 1 स्कूप तक प्रोटीन पाउडर ले सकता है। द ओनली थिंग इज कि जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट वर्कआउट के बीच का जो गैप है, आधा घंटा 15 मिनट, हुँ, उसमें आपको लगे कि हाँ ये सेटल हो गया, मेरे को ऊपर नहीं आ रहा है, यू शुड नॉट फील हुँ, अनकंफर्टेबल, तो ये वो ले सकते हैं। और पोस्ट वर्कआउट तो वैसे भी आप ले ही सकते हो। तो पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट दोनों कंडीशन में लिया जा सकता है। अब कोई स्पेशली रात में एक्सरसाइज कर रहा है, अब उनको लग रहा है मैं हैवी डिनर नहीं कर सकता, एम्प्टी स्टमक नहीं सोना चाहिए एक्सरसाइज के बाद में। तो एक्सरसाइज उनके लिए एक्सरसाइज के बाद में इज दी परफेक्ट टाइम। हुँ। लेकिन जो दिन भर में कभी भी एक्सरसाइज करे, वो तो वैसे भी प्रोटीन सप्लीमेंट कभी भी ले सकते हैं। अब हमेशा हम लोग पूरे पॉडकास्ट में गुड फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने सभी ने मोस्टली पढ़ी होगी इकिगाई एक बुक है, करेक्ट। जिसमें जापानीज़ कल्चर को बारे में बताया गया है कि कैसे वो लोग अपने फूड हैबिट्स को करते हैं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा होती है, और एज भी ज़्यादा होती है वहाँ पर। आप लोग हमेशा काम करते रहते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। तो वो लोग मल्टीपल बोल्स में खाना खाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप मल्टीपल बोल्स में खा रहे हैं, तो आपकी साइकी ऐसी जाती है कि आपने बहुत कुछ खा लिया है, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि अब इसको इंडियन अगर ट्रेडिशन से हम मिला कर के देखें, तो ब्रेकफ़ास्ट बोला जाता है कि लाइक अ किंग, यू शुड हैव ब्रेकफ़ास्ट लाइक अ किंग। तो हम ब्रेकफ़ास्ट ज़्यादा खाएँ, लंच कम करें, और क्या डिनर स्किप कर दें? ऐसा करें? नहीं, अभी पहले तो हम आते हैं आपके इकिगाई पार्ट पे। हुँ, जब हम ये एक चीज होती है, जब आप खाना खाने बैठते हो ना, तो आपका खाना सिर्फ आपके पेट के लिए नहीं होता है। हम हुँ, कहते हैं ना हमारे 5 सेंसेस हैं, तो उन सेंसेस को भी अगर आप फुलफिल कर देते हो ना, तो एक सच्चाई अच्छी होती है। जैसे आंखों को दिखना चाहिए वॉल्यूम, हुँ, आंखों को दिखना चाहिए काफी खाना है, हुँ, कानों को क्रंच सुनाई देना चाहिए, नाक को स्मेल आनी चाहिए, टंग को टेस्ट आना चाहिए। तो ये सब जब आप सेंसेस यूज करते हो, फिर फाइनली आप अपने हाथ से जब खाते हो, तो आप फील करते हो खाने को। तो ये जब सेंसेस आते हैं ना, तो आपके पूरे सेंसेस भी करते हैं। अभी जो आप कह रहे हो ना छोटे छोटे बोल्स में, आप हमारे यहाँ इंडिया की थाली सिस्टम देखिए, थाली में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैटर क्या करता है कि वो कौन सा खाना कितना कैलोरी डेंस है। तो आप बहुत सारी चीज़ें तो ले सकते हैं, अगर वो बहुत सारी चीज़ें सारे में फैट ज़्यादा है, तो वो कैलोरी डेंस है, वो सही राइट। नहीं है। तो आपको बैलेंस रखना है कि कैलोरी डेंस और लो कैलोरी खाने का बैलेंस हो, ताकि वॉल्यूम दिखे। ठीक है। अब आप सेकंड आपका क्वेश्चन था कि खाना स्किप करें। हाँ, मतलब ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इंडियन रेशन के हिसाब से है, वो हाँ, हम ब्रेकफ़ास्ट बहुत हेवी हाँ। करना जानते हैं। करेक्ट। तो मैं भी ये कहती हूँ कि कोशिश करिए कि आपका ब्रेकफास्ट एक्चुअली अच्छा हो। तो ब्रेकफास्ट और लंच या आपके दोनों अच्छे हैवी मील जब होते हैं ना, तो उसके रिपल इफेक्ट हमें सेकंड हाफ में दिखते हैं। वो हुँ, कैसे? जब आप सुबह नहीं खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी में क्या है, बॉडी तो ओवर कॉम्पनसेट बाद में कर ही लेगी, बाद में वो हंगर और क्रेविंग बन के आएगी। लेकिन जब आप सुबह अच्छा खाना खा लेते हो, तो आपको उसके रिपेल इफेक्ट शाम को कैसे दिखते हैं कि आपकी क्रेविंग सब थोड़ी सी कम होती है। आपको ऐसी फैमिश्ड फीलिंग नहीं होती कि मैं बस मरा ही जा रहा हूँ, या अब जो सामने आ जाए मुझे देख के मैं हाँ, खा लूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो हुँ, जब हम ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी कर लेते हैं, हमारा जब प्रोटीन टारगेट्स हम पूरा मोस्टली फर्स्ट हाफ में कर लेते हैं ना, तो सेकेंड हाफ में लगता है अच्छा भूख तो नहीं है, करें क्या, खाएं या नहीं खाएं। तब ये सिचुएशन आती है, क्या आपको क्रेविंग्स भी नहीं आती हैं। हुँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। हुँ, हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होती है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में। हम जब सुबह उठते हैं तब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती है, मतलब आपकी बॉडी चाहती है कि आप खाना खाएं
और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर ले। और फिर आप जब खाना खाते हो, पूरा दिन आप काम करते रहते हो, तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती रहती है। रात में सेकेंड हाफ में आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इतनी हाई नहीं होती है, और उसके बाद में तो अगर आप सर्केडियन रिदम या सन को देखें, तो आप तो सन सेट हो रहा है, आप भी तो रेडी हो रहे हो सोने के लिए। उस टाइम पे अगर खूब सारा आप खाना देते हो, तो यू आर ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट दिस नेचर। वाइल ये सिर्फ एक सेकेंड लेयर है, फर्स्ट लेयर फिर भी कैलोरीज पे आता है। जब आप सेकेंड हाफ में खाते हो, उसके बाद आप खाना खा के करोगे क्या? आप बैठोगे, सोओगे, तो आपकी कैलोरी यूटिलाइज नहीं हो रही है। सो अगर आप उसको बाय कैलोरी देखें, उसको यूटिलिटी के हिसाब से देखें, फर्स्ट हाफ में खाओगे तो उसको आप एनर्जेटिक रहोगे, दिन भर अच्छा मूव करोगे, आपको एनर्जी कम नहीं लगेगी, ये सब होते हैं। तो फर्स्ट हाफ में अगर आप खाना अच्छा खाते हो, तो मैंने उसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं कि सेकेंड हाफ में क्रेविंग्स कम रहती है। लेकिन हाँ। पर्सन टू पर्सन है ये ना, हम ये नहीं कह सकते इट्स सेट इन सब, हाँ, स्टोन। राइट, सबके ऊपर बहुत फेट नहीं जनों के बैठता लिए है। भी होता है कि नहीं खाना खाया जा रहा मितुषी सुबह, तो कोई बात नहीं, आप देखिए आपके लिए ये बेटर है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रिस्पेक्ट द टोटल कैलोरी ऑफ द डे। राइट। ये तो सुबह ब्रेकफास्ट में फिर छोले भटूरे खा लिए जाए। बिल्कुल आप खा सकते हो, मैं तो ये कहती हूँ कभी भी खा सकते हो, एज लॉन्ग एज आप अपनी टोटल कैलोरी को रिस्पेक्ट कर रहे आप हो। खाते हो छोले भटूरे? बहुत बहुत खाते हो, लगता मतलब नहीं है। मतलब मैं खाती हूँ, मैंने कभी भी उसको ऐसा नहीं सोचा है कि ये नहीं खाना हाँ। है या मेरी डाइट में बहुत इंक्लूसिव रखती है। मैं लाइन बहुत बोलती हूँ, अपनी डाइट को इंक्लूसिव रखिए, एक्सक्लूसिव मत बनाइए। इतना एक्सक्लूसिव मत बनाइए कि आप हर खाने को स्पेशल बना के सोच रहे हो। मैं कहती हूँ अच्छा छोला भटूरा बना है, ठीक है मैं ये भी खा लूँगी, करना क्या है मुझे, अच्छा ये डीप फ्राइड है, दिन भर में और कहाँ मैं फ़ैट कम कर सकती हूँ वो कर लूँगी, तो मैंने भटूरे का फ़ैट बैलेंस कर लिया। अभी ये मैदा का बना है, अच्छा थोड़ा फाइबर कम है, चलो ठीक है मैं खाने से पहले ज़्यादा सैलेड खा लूँगी या थोड़ा इसबगोल ले लूँगी, मेरा फाइबर हो गया, ठीक है। बाकी छोला है ही, छोले में कोशिश करेंगे हम घर में। अगर आप खाने को घर में बनाते हो और फिर ये सब चीज़ें खाते हो ना, तो आपको कभी भी डेप्रिवेशन बिल्डअप नहीं होता है, आपको नहीं लगता है, फिर आप वीकेंड्स का वेट नहीं करते हो। जब आप अपनी खाने में छोला भटूरा हो चाहे पाव भाजी हो, अगर आप इनको इंक्लूड करके रखोगे, घर में बनाओगे, पहली बात आप क्वालिटी पे कंट्रोल कर सकते हो, आप अच्छा तेल घी बटर वगैरह अच्छा यूज़ करोगे, बाहर इतना अच्छा यूज़ नहीं होगा। तो पहले तो आपने अपनी ऑलरेडी उस खाने को विच वॉज नॉट सो हेल्दी, जो इसको लोग नॉट सो हेल्दी कहते हैं, उसको थोड़ा हेल्दी की तरफ लिया है कि क्वालिटी तो आ गई, अब उसको बैलेंस ही तो करना है, वो बैलेंस कर लो। क्योंकि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल नहीं मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा दिन की आपकी कैलोरी मैटर करती है। राइट। अब अगर एक प्रोफेसर थे, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, 3 महीने के लिए, हाँ, क्योंकि वो कुछ स्टडी करना चाहते थे कि कैलोरी कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये किया, 3 महीने उन्होंने सिर्फ जंक खाना खाया, सो कॉल्ड जंक, वो खाते थे स्किटल चिप्स वगैरह, सिर्फ ये खाते थे जो इसको आप तो कह दो कि अनहेल्दी है। उन्होंने ये खाया 3 महीने के लिए, लेकिन एक चीज करी कि वो रहे अपने टोटल कैलोरी के बजट में। उन्होंने उस कैलोरी बजट के नीचे खाना खाया। उससे क्या हुआ, 3 महीने के लिए करा, 3 महीने में उनका वजन भी गिरा, उनके लिपिड्स भी अच्छे हुए, उनके जो ब्लड मार्कर्स थे वो सारे इंप्रूव हो गए, वो सारे इन्फ्लेमेशन वगैरह सब कम हो गई। अब आप देखिए 3 महीने के लिए उन्होंने तो अच्छा नहीं खाया। हाँ, इसको लॉन्ग टर्म वो नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसके रेपरकशन होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन पे ध्यान नहीं दिया तो मसल पे भी इफेक्ट आएगा, तो वो लेकिन आपके ब्लड मार्कर्स इंप्रूव हो गए, जिसको लेके लोग कहते हैं ना कि इस डाइट से हमारे ब्लड मार्कर्स इंप्रूव हुए। तो ब्लड मार्कर्स, तो आप वेट लॉस करोगे तो आपका ब्लड मार्कर्स इंप्रूव होंगे, अगर आप एक्सेस की तरफ थे तो ब्लड मार्कर्स इंप्रूव होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तो पॉइंट इज कि पहली चीज होती है आप अपनी कैलोरी, टोटल कैलोरी को रिस्पेक्ट करो। आप बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खा लो, लेकिन रोज कैलोरी एक्सीड करो। ये बहुत होता है नट्स और सीड्स के साथ, लोग नट्स और सीड्स लोग लड्डू बना बना के खा रहे हैं, चिया सीड और ये हलीम और इनके ऑलिव, इनको सबके लड्डू बना बना के रोज खा रहे हैं। अब पता नहीं चल रहा ये है तो कैलोरी डेंस, ये इनको आप लड्डू बना बना के अगर रोज खाओगे और अपनी कैलोरी को एक्सीड करोगे, योर डाइट इज नो मोर हेल्दी।
ओके। The moment you exceed your total calorie budget, your diet becomes unhealthy. हुँ, But no matter what you eat, if you stay in the calorie budget, you will still stay towards the healthy side. तो हुँ। इसीलिए रिस्पेक्ट द टोटल कैलोरी, बाकी चीजें उसके बाद में आती हैं. ओके, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन ये मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुना था कि जो इंडियन बॉडी है, वो काफ़ी लेथार्जिक लोग हैं। ये जेनेटिक्स में आती है इंडिया के लोगों के। तो आप बोल रहे हो कि आपको मेंटेन करना है, छोले-भटूरे भी खाओ लेकिन जाके उसकी अपनी कैलोरी बर्न कर लो। करेक्ट. तो जो लोग बर्न नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो भाई बिल्कुल ही छोले-भटूरे या फिर ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरीके से ओबेसिटी का कैपिटल होता जा रहा है इंडिया। आपने बहुत अच्छी बात बोली सोवान, कि लोग थोड़े से सिडेंटरी हैं. हुँ, तो प्रॉब्लम खाना नहीं है एक्चुअली. अगर हुँ, देखो ना, प्रॉब्लम है हमारे यहाँ लो मसल मास है. हुँ, तो मसल आपको मेटाबॉलिकली भी एक्टिव रखती है, आपको कैलोरी ज़्यादा बर्न करती है. हमारी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली एक्चुअली सिडेंट्री लाइफस्टाइल. तो हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल से अगर हम एक्टिव की तरफ आते हैं, आपको छोला भटूरा वगैरह से टेंशन नहीं है. चाहे आप सिडेंट्री हो या एक्टिव हो, कैलोरी बजट में अगर आप रहोगे, आप फिर भी हेल्दी रहोगे. तो हुँ, मैं तो सीधे ये हर बार यही बोलूँगी, कैलोरी इज़ द किंग. हुँ। अब आप उसमें कोई सी भी डाइट रखो. तो इंडियंस की प्रॉब्लम इज़ लो मसल मास. अच्छा, आप कैसे कैलकुलेट करते हो कैलोरी अपना? अच्छा, देखिए कैलोरी आज तो सबसे सिंपल है. आप चैट जीपीटी पे पूछ लो, बड़ा आसान है. हुँ, कैलोरी आपको पता चल जाएगा. हुँ, एक जो चीज़ प्रॉब्लम ये है कि जो कैलोरी ट्रैकर हैं या जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो मैंने देखा है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कैलोरी दिखाता है इंडियन पॉपुलेशन के लिए. ओके। क्योंकि हम लोग जेनेटिकली थोड़ा सा मसल कम कैरी करते हैं बिकॉज ऑफ आवर क्लाइमेट एंड ऑल दैट. तो हमारे यहाँ मसल वैसे भी कम है. तो हमारी थोड़ी सी कैलोरी जो आपको दिखे उससे थोड़ी सी कम खाइए, वो आपकी मेंटेनेंस रहेगी. पहली ये तो आप चेक कर सकते हो कैलोरी ट्रैकर से, या किसी भी, आज तो चैट जीपीटी एआई है, आप उसको यूज़ करके अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए. कितना मूव करते हो सब की इन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट. ये तो ओके। हो गई कैलोरी. उसके बाद आती हैं और चीज़ें. तो हर हुँ, जगह सिर्फ कैलोरी मैं नहीं कहती कि डायरेक्टली आप काउंट करो, कि उससे भी जो ये जिस पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ये सब प्रॉब्लम्स भी उधर ही ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही कैलोरीज पे फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ द फूड पे नहीं फोकस हुँ, करते. हुँ। तो इट्स अ बैलेंस ऑफ कैलोरी. सेकेंड लेयर इज क्वालिटी ऑफ द फूड, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सबको भी देखना पड़ता है. लेकिन जिस चीज़ पे लोग थर्ड लेयर पे जो फोकस करते हैं, उधर ना फोकस करो, पहले इन दो लेयर्स पर फोकस करो. लोग फोकस करते हैं इसमें ये कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें आयरन ज़्यादा है, इसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है, उससे लोग खाना खाने लग जाते हैं. दैट इज़ हाउ दे एक्सीड द कैलोरी. ओके। अच्छा, आजकल वही फिर से आते हैं, रील्स का ज़माना है और हमने आज तक मैंने तो बचपन में एप्पल साइडर विनेगर का नाम नहीं सुना था। बचपन में नहीं सुना था। अब सुनने लगा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको कंज़्यूम भी करते हैं कि 1 टीस्पून लिया, अपने पानी में घोला और उसको पी लिया। और साथ में अब टैबलेट्स भी आने लगी हैं एप्पल साइडर विनेगर की, तो आप कभी भी 1 टैबलेट उठाओ, उसको डिसॉल्व करो और उसको पी लो। तो ये क्या एक्चुअली करता है आपकी बॉडी में और क्या ये लेना सही है? यस एंड नो. क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर अगर आप वेट लॉस के लिए ले रहे हो, आई विल नॉट से इट इज़ हेल्पफुल. बट कुछ कंडीशन है जिनमें एप्पल साइडर विनेगर हेल्प कर सकता है. जैसे आप वंस इन अ वाइल ले रहे हो, आज आपको छोला भटूरा खाना है, उससे पहले आपने एप्पल साइडर विनेगर ले लिया, तो ये थोड़ा सा आपका एपेटाइट कंट्रोल कर लेता है. तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. लेकिन बिफोर आई टॉक इन डिटेल, मैं एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों को डाइजेशन इश्यूज है, स्पेशली लेट्स से एसिड रिफ्लक्स, आईबीएस, सीबो, ये हर किसी के लिए नहीं है. ये इन लोगों को, एसिड रिफ्लक्स वालों को प्रॉब्लम दे सकता है. तो ये ओके। हर किसी के लिए नहीं है. कुछ केसेस में इट्स हेल्पफुल. देखा गया है कि थोड़ा सा ये एलडीएल वगैरह में इम्प्रूवमेंट ला सकता है इफ़ यूज्ड वाइजली. तो ये कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं.
कई बार एप्पल साइडर विनेगर गट माइक्रोबायोम को भी सपोर्ट करने के लिए लिया जाता है। उसमें अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन को दिखता है कि कुछ ऐसे गट माइक्रोबायोम्स हैं जो इनको हेल्प कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी एप्पल साइडर विनेगर दिया जाता है। तो केस बेसिस होता है, ये सबके लिए नहीं होता है, बट डेफिनेटली वेट लॉस के लिए तो नहीं यूज करना चाहिए। ओके। एबीसी जूसेस आजकल बहुत चले हुए हैं, तो ये कितने फायदेमंद होते हैं भी हैं कि नहीं होते हैं, कि या फिर सिर्फ लोग कंज्यूम ही कर रहे हैं? देखो ये ना जो लेबल्स होते हैं, जो ऐसे स्पेशल कैची वर्ड्स होते हैं ना, ये बड़े जल्दी हाइप क्रिएट करते हैं, आपका टेंशन जल्दी ले लेते हैं। आपने बोला एबीसी, अब एबीसी लोग जल्दी से सर्च कर लेंगे, तो ये हाइप्ड है। ओके, एबीसी मतलब आंवला, बीटरूट, कैरेट, दिस इज व्हाट पीपल मीन बाय दैट। ओके, एप्पल वही बोला, एप्पल, आपने आंवला बोला। Apple and avla both are used. Okay. So apple, correct. You're right. Apple, beetroot and carrot. It is absolutely hyped. क्यों? ABC जूस है तो जूस ना। क्या प्रॉब्लम है अगर एप्पल, बीटरूट और कैरेट आप खा लोगे तो? क्या प्रॉब्लम है? आप खाइए ना। तो उससे जब आप खाओगे तो आप अपना कैलोरी डेफिसिट ऑलरेडी क्रिएट करोगे, क्योंकि चबाने में आप एनर्जी लगाते हो। तो जूस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर किसी को लेना भी है तो मैं ये बोलती हूँ, उसको आप इतना बड़ा ग्लास भर के मत पीजिए। इट वर्क्स लाइक एज गुड और एज बैड एज अ फ्रूट जूस, और आपकी मिठाई के जैसा काम करता है, बिकॉज लिक्विड कैलोरीज है। आप शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा हेल्प करता है मुझे, तो आप एक जो शॉर्ट ग्लास होता है ना, उतना ही लीजिए। तो उतना आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है आप बीटरूट और एप्पल या आंवला नहीं खा पाते हो, तो आप उसमें ले लीजिए। एबीसी में आपको जो मर्जी आए आप वो सब डालो। एबीसी क्यों, जैसे मैंने उसको एप्पल को आंवला बोला, आप उसमें जी लगा दो, ABCG भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आजकल कोरियन ग्लास स्किन की बहुत बात हो रही है, लोगों को चाहिए एकदम शाइन करती हुई स्किन, तो ये कैसे मिलती है? फिल्टर से। ओके, ठीक है। रील्स पे फिल्टर लगे होते हैं। रील्स पे आप फिल्टर लगाते हैं। आजकल तो सभी लोग फिल्टर लगा के काम करते हैं। तो आप किसी और की स्किन टाइप को आप अपने से कंपेयर कर रहे हो। कोरिया, उनकी बॉडी टाइप अलग होगी, उनकी स्किन टाइप भी अलग होती है, कलर वगैरह सब अलग होते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप उस लेवल तक जा सकते हो? आपको स्किन पे शाइन चाहिए, आपको स्किन को हेल्दी रखना है, तो आप अच्छी डाइट और एक्सरसाइज रखिए। लोग कोलेजन वगैरह जो लेते हैं, कोलेजन, द बेस्ट कोलेजन दैट यू कैन गेट इज थ्रू एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, स्किन और हेयर दोनों अच्छे होंगे। अच्छा, बेस्ट कोलेजन आपका बनेगा, आपकी खुद की बॉडी बनाती है, और आप एक्सरसाइज करिए, आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे जो आप फिल्टर और इन चीज़ों से लेने की कोशिश करते हो। कुछ खाने से स्किन कैसे क्लियर अगर करनी है हमें, कुछ खाने के अगर कुछ फूड या फ्रूट्स ऐसे हों जो कंज्यूम करना चाहिए हमें अच्छी स्किन के लिए? सिंगल फूड नहीं होता है, ठीक है। आपको आपकी प्रोटीन चाहिए, आपको आपके एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जितने भी आपके स्पेशली सी और ई बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो आप प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि स्किन इलास्टिसिटी अगर हम देखते हैं, तो जो आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि लोग कोलेजन्स लेते हैं स्किन के लिए, तो प्रोटीन जो है उसमें कोलेजन भी आ जाता है। ये ऐसा नहीं कि कोलेजन आपका जाके अलग से जॉइंट्स पे काम करेगा या सिर्फ स्किन पे काम करेगा। अगर आपका प्रोटीन इनटेक दिन का पूरा है, तभी एक्स्ट्रा कोलेजन आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। नहीं तो पहले तो वो टोटल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में जाता है। तो अगर अच्छी स्किन चाहिए तो प्रोटीन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। फिर आप अपनी डाइट में अच्छा पानी रखिए, कि आपकी पूरी दिन में पानी पूरा रहते हैं, और डाइट में आप अच्छी वेजिटेबल, फ्रूट्स को कम, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करिए। ये खाइए, डाइट को बैलेंस रखिए, हेल्दी फैट्स लीजिए, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ओके, और अच्छे बालों के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे बालों के लिए भी वही चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखें तो केराटिन, ठीक है। तो ये केराटिन भी क्या है? ये सब प्रोटीन है।
तो अगर आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा तो आपकी मसल भी बची रहेगी, जॉइंट्स भी बचे रहेंगे, स्किन और बाल भी अच्छे रहेंगे। अच्छा, आजकल हमारा ये कल्चर है कि जो सेलिब्रिटी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं होता था कि कुछ लोग बोटॉक्स करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। लेकिन अब आजकल के कल्चर में पता लगने लगा है और ये भी बताने लगे हैं डॉक्टर्स की फ़ोटो देख कर के किसने कराया हुआ है, किसने नहीं कराया हुआ है, क्योंकि जिनका अच्छा हो जाता है, उनका तो नहीं पता चलता है और जिनका थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है, उनका आपको सामने दिखने लगता है। तो करण जौहर ने बहुत अच्छा वेट लॉस किया। उन्होंने बताया कि वो ओमैट को फ़ॉलो करते हैं। अराउंड 20 केजीज़ उन्होंने लॉस किया था। तो ये ओमैट क्या है? ओमैड इज 1 मील अ डे डाइट। मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आप एक बार मील खाते हो तो मतलब आप प्रोटीन भी दिन में एक ही बार खा पाते हो। हुँ, तो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी कितना खा लोगे आप एक मील में, ठीक है? तो जब प्रोटीन पूरा नहीं हो पाएगा, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तो मैं कहती हूँ बेयर मिनिमम प्रोटीन है। फॉर यू एंड आई विल से आई विल स्टार्ट इट विथ 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इतना तो कम से कम प्रोटीन खाना चाहिए। अब अगर वो 80 केजी या 100 केजी के हैं, हुँ। तो हम अगर 80 केजी पे वो जब थे तो मतलब वो 80 ग्राम प्रोटीन तो उन्हें खाना चाहिए राइट, ना। राइट। वो 80 ग्राम क्या वो एक मील से खा पा रहे थे? हुँ, हमने बहुत डिफरेंस देखे हैं। तो जब वेट लॉस होता है, जैसे मैंने बोला है, आप एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट करोगे तो फैट और मसल दोनों जाएगी। हुँ, तो पहली बात, उतनी भी मसल को बचाने के लिए अगर आप 80 ग्राम प्रोटीन उस वक्त खा ले तो थोड़ी तो मसल बच ही सकती है। क्या आप खा सकते हो एक उस मील में? हम कहते हैं लोग 4 से 5 मील में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाते इतना ज़्यादा, बिकॉज प्रोटीन मेक्स यू फील क्विजी ऑल्सो। हुँ, आपको एकदम से ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तो प्रॉब्लम पॉइंट आता है, क्या आप जितनी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतनी खा पा रहे हो उस मील में? अगर खा पा रहे हो तो कर लो, हुँ, नहीं खा पा रहे हो तो इट इज़ नॉट मेड फॉर यू। एक चीज़ तो है, जब हमें सबको ये पता है कि इतना मिनिमम प्रोटीन चाहिए, एक जो चीज़ जो अभी भी बहुत अनकॉमन है वो है प्रोटीन टाइमिंग। ओके, प्रोटीन के अगर आप दिन में 3 से 4 मील में प्रोटीन ले लेते हो, सो देर इज समथिंग कॉल्ड मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके। जब भी डाइटरी प्रोटीन जाता है, देखो आपकी मसल दिन भर ब्रेक होती रहती है, बिल्ड होती रहती है, लेकिन जब डाइटरी प्रोटीन आता है, जब आपके ब्लड में अमाइनो एसिड्स आने लगते हैं तो मसल्स अपनी, जैसे आप समझ लो, दरवाजे खोल देती है मस प्रोटीन बन यूज करने में, अपने आप को बिल्ड करने में। हुँ, तो वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर जाता है जब आप खाना खाते हो, जब प्रोटीन खाते हो, उसके जब डाइजेशन के बाद आता है तब वो आता है। अगर आपने एक मील खाया है तो आपको तो इफेक्टिवली एक ही मसल प्रोटीन सिंथेसिस मिल रहा है ना, हुँ, बल्क वाला, जिसमें अच्छी मसल बनेगी। और जो 3 से 4 मील खा रहा है, उसी प्रोटीन को 3 से 4 मील में स्प्लिट करके उनको मिल रहे हैं 3 से 4 मसल प्रोटीन सिंथेसिस। हुँ, मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता, तो ऐसे उन लोगों को मिलता है जिन जो 3 से 4 मील खाते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल इन ये लोग आपको दिखेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में। मतलब उसका क्या मतलब, कि मसल बन रही है ज़्यादा, ओके। मसल बन रही है ब्रेक होने से ज़्यादा। हुँ, जो लोग एक मील खाते हैं उनका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस नहीं आ सकता। उनका में क्या होता है कि मसल ब्रेक ज़्यादा हो रही है बनने से। ओके, ओके, ओके। तो ये एक चीज़ होती है विच इज़ स्टिल वेरी अनकॉमन। हुँ। तो ये इस पे फोकस करना चाहिए। जब हम वेट लॉस की बात करने लगते हैं तो ऑयल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को बोला गया है, सजेस्ट किया जाता है कि जितना कम हो सके उतना कम ऑयल में खाना खाओ। आजकल तो एयर फ्रायर भी आ गया है, तो आप एयर फ्रायर में फ्राई करके खाओ खाना। तो एक तो कितना ऑयल आपको दिन भर में खाना चाहिए और कौन-सा ऑयल खाना चाहिए? क्योंकि कोकोनट ऑयल लोग बोलते हैं कि ज़्यादा हेल्दी है, या फिर सोयाबीन ऑयल या फिर जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें आपको खाना खाना चाहिए। देखिए, हम इसको एक वर्ड देंगे फैट्स, ठीक है? ये सब फैट्स में आते हैं। हुँ, मैं ये कहूँगी आपकी डाइट में जो कैलोरी है उसके 20 से 25% जितना आप फैट रख सकते हो, हुँ, ठीक है? प्रॉब्लम फिर इंडिया में किस चीज़ पे है? हम लोग इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं।
क्यों हम लोग के यहाँ कहते हैं घी जॉइंट्स को अच्छा करता है, घी खाइए पेट अच्छा रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, तो हम हर जगह घी 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 बहुत लेते हैं. Yes, ghee is healthy. Yes, coconut oil is healthy. But so are other oils. All are healthy. Your body needs balance. Body does not like is not biased. हमको ये देखना है बटर हो, घी हो, कोकोनट ऑयल हो, या फैट इन मिल्क, फैट इन एग, फैट इन मटन एंड चिकन, all that is saturated fat. ओके. और सैचुरेटेड फैट का इनटेक आपकी टोटल डेली कैलोरी इनटेक का 10% के नीचे रखोगे बेटर रहेगा. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फैट होता है ये, लेकिन ये रिजिड भी होता है. यही फैट आपके आर्टरीज को रिजिड भी कर सकता है अगर एक्सेस होगा तो. पहली चीज़ मैंने बोला, टोटल कैलोरी जिसकी सही हो ना, उसको तो ये इन चीज़ों की भी टेंशन नहीं है. ठीक है. जब जिसकी टोटल कैलोरी को भी आप अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगी, वैसे तो 2 तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. लेकिन अनसैचुरेटेड फैट भी 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड. तो आपको बॉडी को इन तीनों का बैलेंस चाहिए. ओके. सो इट्स रॉन्ग टू से कि ये ऑयल हेल्दी है या ये. आपकी बॉडी को तो तीनों चाहिए इन इक्वल क्वांटिटी. तो अगर वो 20 से 25% जो आप रख रहे हो, उनमें तीनों फैट्स आने चाहिए. आप खाइए, आप बटर, घी, येलो ऑफ द एग और अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को सबको देखिए कि कितना सैचुरेटेड फैट है. अगर मैं ये कह रही हूँ 20 से 25%, और इनको मैं कह रही हूँ आप 3 में डिवाइड कर लो, तो अगर 100% से अगर आप देखें तो 33% ऑफ ईच. तो सैचुरेटेड फैट आपकी टोटल फैट का 33% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. फिर सेकंड होता है मोनो अनसैचुरेटेड, जिसको हम मुफा कहते हैं. मुफा और पूफा आपने सुना होगा. तो ये हो गया आपका मोनो, हो गया मुफा. मुफा में आप क्या आ जाएंगे, जैसे आपका सेसमी सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये मुफा में हाई होते हैं. ऑलिव ऑयल, ये मुफा में हाई, तो इनको भी यूज़ करिए. फिर थर्ड टाइप ऑफ फैट होता है, वो होता है पूफा, जिसको लोग आजकल ये कहने लग गए सीड ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स खराब होते हैं. सीड ऑयल्स आर नॉट बैड. ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बना होता है. इनमें बहुत, मैं डिटेल में जाऊंगी तो इन सब का बैलेंस चाहिए. तो आप साइड्स नहीं ले सकते हो किसी की. आपकी अगर डाइट में वैरायटी ऑफ ऑयल्स हो, वैरायटी ऑफ फैट हो, आप हेल्दी रहोगे एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट द टोटल कैलोरी इनटेक. उसके अंदर अब आपकी चाहे फैट परसेंटेज 20 हो चाहे 30% हो, ये मैटर करता है. ओके, वेरी नाइस. मज़ा आ गया इसको सुन के. तो अब घर में हर तरह के ऑयल्स आएंगे. अभी कभी हमने सोचा था कि सिर्फ हम ऑलिव ऑयल लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ लेके आना चाहिए. कॉम्प्लिकेट नहीं करिए. आपको सबसे पहले चीज देखिए जो बिग पिक्चर. आप पहले तो ये देखो क्या आपकी कैलोरी में मेंटेन कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या आप इतना मूव कर रहे हो जितना आपको मूव करना चाहिए. ये फाइनर चीज़ों पे तो बाद में जाइए. फर्स्ट रिमेंबर द बेसिक्स. बेसिक्स है मोर मूवमेंट, हाइड्रेशन, स्लीप, फूड, कैलोरी को मेंटेन करिए. ये बेसिक्स हैं. बेसिक्स को करोगे तो आपको ये छोटी चीज़ों पे तो टेंशन भी नहीं करनी पड़ेगी. अच्छा, एक मासूम सवाल और. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. मासूम सवाल ये कि शुगर इनटेक हम लोग ने सोचा है कि थोड़ा कम कर लिया जाए तो थोड़ा सा हम लोग सही हो जाएंगे और हेल्दी दिखाई देंगे. तो क्या कितना चीनी अलग से लेना चाहिए आपको, क्योंकि हर एक फूड में कहीं ना कहीं शुगर तो है ही है. तो क्या हम चाय में चाय में 1 चम्मच चीनी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो. पता नहीं चीनी को अननेसेसरी इतना ज़्यादा डीमन बना दिया है, विलन बना दिया है, जबकि ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है. आज मैं अगर आपसे बोलूँ, ऑल कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब आपकी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मतलब जिसमें आपके रोटी, चावल, मिलेट सब आ गए, ये सब डाइजेस्ट होके ना इवेंचुअली ग्लूकोज ही बनते हैं. इवेंचुअल ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज इज योर बॉडीज करेंसी. मतलब बॉडी कहती है अच्छा I want to move this finger. Please take 50 glucose. Please move this finger. This is how your body works. You need glucose. That's the primary fuel. Glucose ही आपकी बॉडी को मूव करता है, काम कराता है. तो ग्लूकोज इज नॉट बैड. ग्लूकोज मतलब चीनी, चीनी शुगर है, ग्लूकोज है. तो चीनी खराब नहीं है. प्रॉब्लम होती, हमको ये देखना क्या है कि वो किस तरीके का शुगर है. अब किस तरीके का, अगर आप दिन भर फ्रूट्स खाते जाओगे ये कह के कि ये रियल है, हाँ ये हेल्दी है, आप उसको ओवरडू कर सकते हो.
आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वही फ्रूट आपके अनहेल्दी हो गए। हुँ, आप खाते हो दिन भर एक बड़ी बोल फ्रूट का, हर मील के साथ खाते हो, और हुँ, आप ये सोच रहे हो मैं हेल्दी हूँ, लेकिन मैं दिन में 1 लड्डू खाती हूँ और मैं कोई और चीनी नहीं खाती, तो शायद मैं आपसे हेल्दी ज़्यादा रहूँगी, जबकि हुँ, मैं तो चीनी का बना हुआ लड्डू खा रही हूँ। हुँ, फिर क्या बात आई? टोटल कैलोरी। हुँ, कौन कितनी कैलोरी? तो चीनी खराब नहीं है। एडेड शुगर आप कितनी ले सकते हो? तो अगर WHO की हम गाइडलाइन देखें, 5% आपकी टोटल कैलोरी का, अगर हुँ, अंडर 5% आप एडेड शुगर रखते हो। अब एडेड शुगर में क्या क्या आएगा? सिर्फ टेबल शुगर नहीं आती है। हुँ, एडेड शुगर में आपका हनी, जैगरी, डेट्स, रेजिन्स, जो भी आप उस चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए, मीठा करने के लिए खा रहे हो, वो सब एडेड शुगर में आता है। हुँ। तो एक बार समझा दीजिए कि हाँ, 5% हाँ, ऑफ करेक्ट, कैलोरी कितना, करेक्ट। तो हाँ, उसको। पहली चीज़ तो ये कि ये सब एडेड शुगर में आता है, तो हमारी टोटल कैलोरी का हम 5% जितना एडेड शुगर के अंदर हम 5% जितना रखते हैं, तो हम थोड़े बेटर साइड पे रहते हैं। वैसे WHO ने कहा है 5 to 10%। हुँ, 10 इज द अपर लिमिट। तो आप ये देख लीजिए, आपकी जो टोटल डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उसका 5% जितना आप खाइए, आप अपने चाय में डालिए चीनी, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ, जो लोग चाय में चीनी नहीं डालते ना, वो बगल में एक बिस्किट लेके खाते हैं, या फिर वो उनको साथ में लड्डू चाहिए, मीठा किसी तरीके से उनको चाहिए। अब वो चाहे हुँ, चाय में आए, चाहे बिस्किट के साथ आए। प्रॉब्लम हो जाती है बिस्किट के साथ आए, अब चाहे आपने ले लिया डेट कुकी, हुँ, आपने बोला नहीं ये तो हेल्दी है, डेट कुकी है। हुँ, हाँ, ये नहीं देखा कि वो डेट कुकी में फैट, और चलो आपने होल व्हीट का भी बनाया, लेकिन हुँ, फैट तो आया, हुँ, तो आपने उस कुकी की कैलोरी बढ़ा दी। हुँ, मैं चाय में 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, 16 कैलोरीज। 1 हुँ, टीस्पून ऑफ शुगर इज ओनली 16 कैलोरीज, बट योर कुकी में हैव 2 टीस्पून्स ऑफ बटर और 1 टीस्पून ऑफ बटर। 1 टीस्पून ऑफ बटर मीन्स 45 कैलोरीज। आपकी तो एक कुकी में ही 90 कैलोरी हो गया। So, हुँ, what is better? Then that tea with that half a teaspoon or 1 teaspoon sugar is better. हुँ, So, people forget that sugar is still आपको जो देखना है वो ये है, ग्लूकोज है। अगर आप उसको एडेड कैलोरी, एडेड शुगर के रेंज में रखोगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप ये सब चीज़ें जब इंक्लूड करोगे ना, जब ये हेल्थ और अनहेल्दी और हेल्दी का टैग हम देना शुरू छोड़ देंगे ना, तो हम लोग अपने खाने को ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। हुँ, इनफैक्ट माई बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। हुँ, आप लेबल मत दो खाने को, खाने हुँ, को गुड और बैड मत बोलो, खाने को हेल्दी और अनहेल्दी मत बोलो। आप ये बोलो, ओके, दिस कम्स विथ न्यूट्रिशन, दिस डजंट कम विथ न्यूट्रिशन। तो मैं जो चीज़ न्यूट्रिशन के साथ आ रही है, मैं 80% टाइम वो खाऊं, हुँ, और जो न्यूट्रिशन के साथ नहीं आ रही है, नॉट सो गुड क्वालिटी है, बाहर का खाना है, तो मैं उसको 20% में रखूं। दैट्स हाउ यू शुड सी। हुँ। उससे आप अपनी पसंद की सब चीज़ भी खा पाओगे और डाइट को भी बैलेंस रख पाओगे। आजकल थोड़ा-सा ये भी देखा गया है, जो फ़ैशन चल रहा है, फ़ैशन में ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें हम लोग को दिखाया गया है कि कितना-कितना शुगर होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है और पीछे लेबल पे भी मेंशन होता है। उसके साथ में एक डाइट कोक कह लीजिए या फिर डाइट जो भी होते हैं, ये जितने भी ड्रिंक्स होते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, हम्म, ये अगर आप लेते हैं तो क्या इसमें डिफरेंस क्या होते हैं? तो हम नॉर्मल अगर उसकी बात करें और एक डाइट ड्रिंक की बात करें, करेक्ट। क्या डिफरेंसेस होते हैं तो इसमें? देखिए, एक तो मैं एनर्जी ड्रिंक्स के फेवर में सबके लिए नहीं हूँ। अगर आप एक एंड्योरेंस एथलीट हो और आपको रनिंग के टाइम पे कैलोरी चाहिए, क्विक कैलोरी, तो शायद आपके लिए एनर्जी ड्रिंक ठीक है। हुँ, लेकिन आप सिर्फ खाना खा रहे हो और फिर आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, आपके लिए ये सही नहीं है। डाइट क्यों बेटर हो सकती है? देखिए, अगर डाइट कोक या डाइट पेप्सी आपको आपकी डाइट पे स्टिक करने में हेल्प कर रही है, आपको चीनी की आदत है या आपको रेगुलर कोक की आदत है, और आप कहते हो मैं दिन में एक डाइट कोक लूँगा, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी कैलोरी को मेंटेन कर पा रहे हो, तो शायद इट्स अ हेल्पफुल टूल फॉर यू। हुँ, तो इसीलिए डायरेक्टली ये मत कहिए कि कोई चीज़ खराब है या सही है। आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, किसके लिए सही है। अब कोई अच्छा भला नहीं पीता है और वो बोले नहीं ये तो डाइट है, मैं अब रोज पी सकता हूँ, देन हुँ, इट इज़ रॉन्ग। हुँ, फिर आप सिर्फ एक अपनी आदत ही बना रहे हो ना, अननेसेसरी एरिएटेड ड्रिंक को साथ में लेने की।
तब सही नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी 3 से 4 कैन पीता है, हुँ, उसके लिए 3 से 4 कैन में वो कितनी चीनी ले लेगा? शायद उसके लिए स्विचिंग ओवर टू डाइट इज़ बेटर, हुँ। बट सबके लिए। तो कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होना चाहिए, ब्लाइंडली येस और नो नहीं होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो हार्मफुल है बॉडी के लिए? मैं तो ये कहूँगी, सारे प्रोसेस फूड खराब नहीं होते हैं। हुँ, जैसे आज किसके लिए सही है? आज इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, आप खुद अपना टिफ़िन वगैरह घर से लेके आते हो, खुद बनाते हो, शायद आपके लिए पैकेज्ड फूड बेटर होगा, ठीक है? तो अगर आप पैकेज फूड ले रहे हो, दैट इज़ फाइन। हुँ, उसमें प्रोसेस्ड ले रहे हो, प्रोसेस में अब हम किसको इंक्लूड करेंगे ज़्यादा? प्रोसेस्ड मीट्स, कुकीज़ एंड पेस्ट्रीज़, ये सही नहीं है। हुँ, लेकिन पैकेज, तो ये एक बार क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि आप प्रोसेस किसको कह रहे हो और पैकेज किसको कह रहे हो। सो पैकेज फूड इन देमसेल्व्स आर नॉट बैड, प्रोसेस यस एंड नो। अब आप कह रहे हो मुझे, मेरा ये खाना है, घर से लाया हूँ, लेकिन मुझे ना इसके साथ एक कुकी खाना है। अगर आप उस कुकी को एक रख पाते हो रोज, आई थिंक इट इज़ फाइन फॉर यू, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग यू स्टे इन योर कैलोरी बजट। हुँ, अगर आप अपने कैलोरी बजट में उस कुकी की वजह से रह पा रहे हो, हुँ, आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज आपके लिए, आपने उसको रोज लिया छोटी क्वांटिटी में, तो आपने पोर्शन कंट्रोल कर लिया। आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो तो इवन प्रोसेस फूड इज़ फाइन। हुँ, अभी घर में आप रोज नॉर्मल मीट खाते हो, लेकिन आप कहीं गए हो, आपको नहीं मिल रहा है, बिना प्रोसेस मीट ही मिल रही है, something is better than nothing, हुँ। then that processed meat is also okay. So the point is how much you're having, how frequently are you having. So portion, frequency, all that matters. So हुँ, no direct right or wrong. ओके। बहुत सारे यहाँ पर हमने सवाल मितुषी से पूछे हैं और बहुत कुछ नया समझने को मिला है। होपफुली आपके लाइफ में भी बहुत कुछ ऐड हुआ होगा। लेकिन हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जाते-जाते हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अगर हमें आज से शुरू करना है, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, 5 ऐसी क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी और कल से ही, बल्कि आज से ही शुरू कर दें लोग? ठीक है, अगर आप पूरी लाइफस्टाइल की बात करते हो तो मैं ये बोलूँगी, सबसे पहले आप देखिए कि जितने भी आप खाना खा रहे हो ना, इजी ट्रिक्स दे रही हूँ, जितने आप खाना खा रहे हो ना, उनको स्टार्ट करिए आप सैलड से। कोई भी वेजिटेबल उठा लीजिए, चाहे क्यूकम्बर, कैरेट हो, कैप्सिकम हो, आप उससे स्टार्ट करिए, पहले वो खाइए, फिर मेन कोर्स पे खाइए। आपका शायद पोर्शन कंट्रोल ऑलरेडी हो जाएगा। इसका हुँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ सैलड खाइए, हुँ, खाने के पहले सैलड खाइए, पोर्शन कंट्रोल ईजिली हो जाएगा। सेकेंड, अपने प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन इनटेक इज मस्ट। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, तो आप उससे भी अपनी कैलोरी को अच्छा मेंटेन कर सकते हो, मसल्स, स्किन और बाल भी ठीक रहेंगे। थर्ड इज हाइड्रेशन। डरिए नहीं कि मैं पानी ज़्यादा पी लूँगी तो मुझे हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया का रेंज बहुत हाई होता है, तो वो नहीं डरना है सोशल मीडिया को देख के। हाइड्रेशन अच्छी रखिए, ज़्यादा प्रोटीन हो चाहे ज़्यादा फाइबर हो, उनको पानी अच्छा चाहिए डाइजेशन के लिए। फोर्थ थिंग, क्योंकि मैंने वेजिटेबल बोल दिया लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, फाइबर पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा प्रोटीन ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फाइबर भी चाहिए। अगर आपका एनिमल प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है लीन प्रोटीन करने के चक्कर में, तो एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है, और फाइबर चाहिए आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप कॉन्स्टिपेटेड रहो और आपका कॉन्स्टिपेशन है और आप हाई प्रोटीन पे हुँ, जा रहे हो, तो वो। एंड फिफ्थ इज योर मूवमेंट। मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी हुँ, चीज़ें हुँ, बोलती। सिक्स्थ इज स्लीप, अंडररेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज योर बॉडी रिपेयर्स यू इन योर स्लीप। हुँ। Thank you so much Mitushi for your time and these helpful advices और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐड हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद यू आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मितुषी से अगर कोई क्वेरी आती है तो वो आपके जवाब दें और ऐसे ही हेल्थ पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहिए स्विच को। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय। थैंक यू।